चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, हमारी परफॉर्मेंस की पूरी सीरीज़ चालू है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, है ना। और कोई भी अटेम्प्ट पे एप्लीकेबल है बच्चों ये। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, बट इस पर बड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। छोटे छोटे से नुआंसेस बताऊँगा, उसको ध्यान रखना, उसको अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम दो वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, लीगल टर्म, सक्सेशन एंड असाइनमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों हम लोग? जल्दी से फास्ट हम लोग आ जाएंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? सक्सेशन और असाइनमेंट। ये दोनों वर्ड्स को हम लोग को इतना गौर से पढ़ना है ना। देखो, एक छोटी सी मीनिंग के साथ बताता हूँ। जब भी सक्सेशन वर्ड आया, मतलब सक्सेसिव, है ना, रिलेटेड टू फ्यूचर, सक्सेसिव। असाइनमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू फ्यूचर, फ्यूचर में मिलने वाला, फ्यूचर में ट्रांसफ़र होने वाली चीज़ों से रिलेटेड हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं। फ़र्क क्या है? सक्सेशन में एक डिजीज्ड पर्सन, जो व्यक्ति मर चुका है, उसकी कुछ लीगैलिटी ट्रांसफ़र होती है उसके हायर्स को, लीगल हायर्स को, है ना। जैसे हिंदू फैमिली लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, एवरी सक्सेसिव को पार्टनर और मेंबर, अगर घर का कोई बड़ा ख़त्म होता है जो उनकी जनरेशन को इवॉल्व करके रखा था, अगर वो ख़त्म होता है तो उनकी जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो बच्चों पे ऑटोमेटिकली सक्सेसिवली ट्रांसफ़र होती है ना। तो इसलिए मैंने डिजीज़ लिखा, जो मर चुके हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी सक्सेशन वर्ड आया मतलब डिजीज्ड होना, तभी वो लाइबिलिटीज़, है ना, ट्रांसफ़र होंगी विद बेनिफिट्स, बोल सकते हैं आप। और जहाँ असाइनमेंट वर्ड आया मतलब लिविंग पर्सन, ये भूलने का नहीं है आपको। यानी यू आर ट्रांसफरिंग द बेनिफिट्स, है ना, आप जिंदा हैं और आप अपने बेनिफिट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये वर्ड आया मतलब ख़त्म हो गया है बंदा, तो ऑटोमेटिकली उसके लीगल हायर्स को बेनिफिट्स प्लस, क्या बोला मैंने, बेनिफिट्स प्लस लाइबिलिटी ट्रांसफ़र होगी। यानी आपके हाँ या ना बोलने से कुछ नहीं है, आप उसके सक्सेसर हो ना। जैसे हिंदू फैमिली का एग्जांपल दिया मैंने, अब दूसरे पर्सनल लॉज में भी एप्लीकेबल है, तो आपके जो हायर्स हैं उनको उन पे ऑटोमेटिकली बेनिफिट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र होंगे। कुछ मिलने वाला होगा तो मिलेगा, है ना, कुछ लाइबिलिटीज़ होंगी तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा। मैंने धमाल वाला एग्जाम्पल कल दिया था पढ़ाते वक्त के, उसके बच्चा उसकी लाइबिलिटी पे करता है ना, या अगर उस बच्चे को कुछ मिलने वाला होता तो वो भी वो क्लेम कर सकता था अपने फादर के बिहाफ में, बट वो डिजीज़ होना चाहिए। दैट इज सक्सेशन। ठीक है। और असाइनमेंट में एक पर्सन, लिविंग पर्सन, जब अपने बेनिफिट्स को किसी लिविंग पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, वो एंजॉय करना चाहिए उस बेनिफिट्स को। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो, डिस्टिंक्शन बिटवीन टू लीगल कंसेप्ट्स, असाइनमेंट और सक्सेशन। बहुत ही वो खुद बोल रहे हैं कि केयरफुली पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। चलिए स्टार्ट करें पढ़ना। ओके, बेनिफिट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट आर सक्सीडेड टू प्रोसेस ऑफ लॉ। सिर्फ बेनिफिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो काय में आएगा, असाइनमेंट में। और नेक्स्ट क्या लिखा, व्हेन बोथ बर्डन एंड बेनिफिट्स अटैच टू द कॉन्ट्रैक्ट। देखो आगे दोनों वर्ड्स, अगर सिर्फ बेनिफिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं लिविंग पर्सन के द्वारा टू अनदर लिविंग पर्सन, तो दैट इज असाइनमेंट, है ना, ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। और अगर बर्डन और बेनिफिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं अटैच टू द कॉन्ट्रैक्ट, देखो वहाँ लिविंग पर्सन कहीं लिखा नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ डिजीज पर्सन, तो वो आएगा सक्सेशन में। किसको जा रहे हैं वो बर्डन ऑफ बेनिफिट्स? लीगल हायर्स को उनके। ठीक है, देखो छोटा सा उदाहरण दिया उसमें, अटैचिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट में समटाइम डिवॉल्व ऑन द लीगल हायर। किस पे वो बेनिफिट्स और बर्डन आ रहे हैं? लीगल हायर्स पे। किस पे आ रहे हैं? लीगल हायर्स, है ना। ओके, क्लियर हुआ? देखो दोनों आ सकते हैं, असाइनमेंट भी आ सकते हैं लीगल हायर पे, और तो जो लीगल हायर्स पे जो असाइनमेंट के बेनिफिट्स होंगे तो वो जीते जी उनका बाप दे सकता है, ये बेटा तेरी प्रॉपर्टी ले, जो पैसा मुझे मिलने वाला था, जो ले बेटा तेरे नाम कर दिया मैंने, जीते जी। और सक्सेशन में ऐसा है कि अगर आपका फादर या आपके जो भी करता धरता है, अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ मिलने वाला है तो वो भी ट्रांसफ़र होगा आपके नाम पर, और कुछ देना है तो वो भी ट्रांसफ़र होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा है बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अ सन सक्सीड टू द स्टेट इन ए प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर। जब फादर मरता है तो उसको प्रॉपर्टी मिलती है कि नहीं मिलती ऑटोमेटिकली, या वसीयत के थ्रू आफ्टर हिज डेथ।
तो भाई प्रॉपर्टी मिली तो ही विल बी लाइबल टू पे द डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ हिज फादर। तो उसके फादर ने जो ज़िंदगी में जीते जी जो लाइबिलिटीज़ लिया होगा तो वो भी तो उसके बच्चे को इनहेरिट मिल गई ना, मतलब वो भी उसके बच्चे को देना ही पड़ेगा अपने फादर के लाइफ टाइम में जो उन्होंने उधारी ली थी। तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट एक पोर्शन पढ़ेंगे। इफ़ द डेब्ट्स ओल्ड बाय हिज फादर, जो उनके बाप ने पैसा लिया था, ठीक है, अगर वो स्टेट की वैल्यू से ज़्यादा हो चुकी है जो इनहेरिट मिली सन को, तो उनसे वो ज़्यादा वाला पैसा बोलने के लिए पे नहीं कर पाएगा। मैं आपको समझाता हूँ क्या है, ठीक है, थोड़ा सा इधर जाते हैं। किधर? इधर। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं बच्चों, ए एक फादर है, बी उनका एक बेटा है, इनकी हो जाती है डेथ, ठीक है, इनके नाम पर इनकी प्रॉपर्टी इनके नाम पर इनहेरिट होती है। तो उस प्रॉपर्टी की कीमत है, मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए उनकी कीमत है ना। अब इन पे कुछ लाइबिलिटीज़ भी थी, ओके, बराबर है। बेनिफिट्स क्या ट्रांसफ़र हुए, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई इनके नाम पर ऑटोमेटिकली। अब इनकी कुछ लाइबिलिटीज़ भी थी जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिया था लाइफ टाइम में। तो फॉर एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं कि उसकी कीमत है 1.2 लाख। तो आप उनके लीगल हायर को सिर्फ उतना ही पे करने बोलेंगे जितनी उनको प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है, उससे ज़्यादा नहीं, यानी 1 लाख तक, उससे ज़्यादा नहीं। देयर लीगल हायर्स विल नॉट बी पर्सनली लाइबल, ये पर्सनल लाइबल नहीं रहेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बेनिफिट भी मिले और लाइबिलिटी भी ट्रांसफ़र हो गई, दैट इज सक्सेशन। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार आने वाली हर जनरेशन सक्सेसरली लाइबल रहेगी अप टू 3 जनरेशन्स। समझा मेरे बच्चों? है मेरे लखते जिगर, समझा कि नहीं समझा? मगर डिजीज होना ज़रूरी है, तभी सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा, मरना, ओके। तो जीते जी अगर आप किसी और को कोई ट्रांसफ़र करें तो वो असाइनमेंट में आता है फिर, अगर वो बेनिफिट्स हैं तो, अगर वो बेनिफिट्स हैं तो, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ यहाँ पर। ये एग्जाम्पल को आप ज़रूर देख लेंगे एक बार, है ना, लिख लेंगे अच्छे से, गौर से, ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो वहाँ लिखा भी है, उनको एक्सेस पे करने के लिए बोला नहीं जाएगा, है ना, ही वुड नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू पे एक्सेस। इन अदर वर्ड्स द लाइबिलिटी ऑफ सन विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी। जितनी प्रॉपर्टी उसे मिली है उतनी ही उसकी लाइबिलिटी होगी, यानी ही विल नॉट बी पर्सनली लाइबल। अब उसे पर्सनली परेशान नहीं करेंगे, या जो उसने पर्सनली अपनी प्रॉपर्टीज़ क्रिएट किया है ना, वो यूज़ नहीं होगी यहाँ पर। उसने अपनी ज़िंदगी में भी हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करो, उसके बाप के द्वारा मिली हुई प्रॉपर्टीज़ पे ही आप क्लेम जताएंगे अपना। क्लियर है? यहाँ तक समझा? ये सक्सेशन में है, जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको लिख के रख लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों असाइनमेंट। बहुत ही आसान सा उदाहरण है। असाइनमेंट का मतलब से मैंने बोला आपको, लिविंग पर्सन जब अपने बेनिफिट्स को, है ना, अ बेनिफिट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी असाइंड बट नॉट द लाइबिलिटीज़। यहाँ पर लाइबिलिटीज़ आप किसी और को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे असाइनमेंट में। यानी ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर एक व्यक्ति, लिविंग व्यक्ति, दूसरे लिविंग व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, ओके, क्लियर है। छोटा उदाहरण दूँ आपको। अब वो जो जिस व्यक्ति को बेनिफिट्स जा रहे हैं वो, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? थर्ड पार्टी। क्या बोल रहे हैं? क्या लिखा है बेटा यहाँ पर देखो, अ डेटर कैन नॉट रिलीव हिमसेल्फ ऑफ हिज लाइबिलिटी टू क्रेडिटर बाय असाइनिंग टू समवन एल्सेज ऑब्लिगेशन टू रीपे द डेब्ट। अब मुझे इस सेंटेंस को समझो आप, कितना आसान सेंटेंस है। एक डेटर अपने आप को रिलीफ या अपनी लाइबिलिटी ऐसे ही ख़त्म नहीं कर सकता क्रेडिटर के प्रति बाय असाइनिंग टू समवन एल्सेज ऑब्लिगेशन टू रीपे द डेब्ट। यानी कैसा? जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक्स ने वाई से 1 लाख रुपए का लोन लिया था। ये हो गया क्रेडिटर, ये हो गया डेटर। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी जो लाइबिलिटीज़ हैं, एग्जांपल ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने क्या किया, वाई को अपना गारंटर बनाया। तो वाई ने अगर आपके बिहाफ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला तुम मेरे बिहाफ में पैसे पे कर दो, ठीक है, 1 लाख रुपए, तो मैं तुमको पैसे तो देने ही वाला था 5 लाख रुपए, तो उसमें और 6 लाख रुपए ऐड कर देना। लॉजिक समझा मैंने क्या बोला? मैं तुमको वैसे ही 5 लाख देने वाला था, है ना, मैं अब 6 दे दूंगा, प्लीज़ तुम इसको मेरे बिहाफ के 1 लाख रुपए। तो यहाँ तो तुम इसकी लाइबिलिटी भी क्रिएट कर रहे हो ना,
ठीक है, तुम 1 लाख का बेनिफिट भी दे रहे हो मगर पहले लाइबिलिटी भी तो क्रिएट हो रही है 1 लाख रुपए की, तो इसे हम असाइनमेंट नहीं कहेंगे। ये जो थर्ड पार्टी है इसे सिर्फ बेनिफिट मिलना चाहिए, किसी प्रकार की डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए। समझा? चलो, तो उस पॉइंट को समझा आपने। तो अगर आपने आपके बिहाफ में उसने पे कर दिया तो वो रिलीफ हो गया क्या? नहीं, अब तो वो आपके प्रति लाइबल हो गया ना, बराबर है? ठीक है ना, उसको तो पे करना ही पड़ेगा बाद में। अरे बराबर है कि नहीं बराबर है ना? अ डेटर कैन नॉट रिलीव हिमसेल्फ ऑन हिज लाइबिलिटी टू क्रेडिटर बाय असाइनिंग ट्रांसफरिंग टू समवन एल्स हिज ऑब्लिगेशन, किसी और की तरफ ड्यूटी वो कर देना ट्रांसफ़र। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई, तेरी लाइबिलिटी तो है अभी भी, तेरे को तो पे करना ही है। ठीक है समझा आपको क्या बोला मैंने? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, नीचे जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इफ़ द क्रेडिटर असाइन द बेनिफिट ऑफ ए प्रॉमिस, अगर एक क्रेडिटर को कोई बेनिफिट मिलने वाला था और अगर वो बेनिफिट वो किसी और को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो जिस व्यक्ति को वो बेनिफिट मिलेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं असाइनी, जिसको बेनिफिट मिलता है वो असाइनी, जो बेनिफिट देता है वो असाइनर। ठीक है, इफ़ अ क्रेडिटर असाइन द बेनिफिट ऑफ ए प्रॉमिस देयर बाय एंटाइटल्ड द असाइनी टू रियलाइज द डेप्ट फ्रॉम द डेटर। अब ये लाइन तक मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, बहुत इजी है यहाँ तक, बस सिंपल है, बहुत आसान, चिल्लर आ जाए यहाँ पर। चलो ये हो गया क्रेडिटर, ये हो गया डेटर, इनको इनसे लेने थे 1 लाख रुपए। तो इन्होंने ए ने बी को बोला कि ये पैसा आप सी को दे दो क्योंकि मेरे को इनको देना ही है। तो ही असाइन हिज 1 लाख बेनिफिट टू सी, बट नो लाइबिलिटी ना, कोई लाइबिलिटी तो नहीं है सी पे। समझा क्या भाई? तो दैट इज असाइनमेंट। ही ट्रांसफर टू लिविंग पर्सन, 1 लिविंग पर्सन ट्रांसफर इज बेनिफिट्स टू द अनदर पर्सन। समझा? तो ये हो गया, सी हो गया असाइनी और ये हो गया असाइनर। क्लियर? पक्का? चलो शानदार, पक्का समझा? बट इसमें अब लोचा आ गया एक, ये लाइन बच्चों को परेशान करती है। बट अगर वो बेनिफिट लाइबिलिटी से रिलेटेड है तो फिर, या फिर पर्सनल कंसिडरेशन इन्वॉल्वमेंट है उस असाइनी का कि उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर वो असाइनमेंट नहीं है। मैंने अब भी आपको एग्जांपल समझाया था पीछे, अब भी समझाया मैंने आपको एग्जांपल एक। कुछ याद आया कि मैंने क्या बोला? अब भी अगर आपके जहन में होगा तो, जैसे फॉर एग्जांपल ए है, एक शेयर होल्डर है एक कंपनी का, कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, है ना। इसने कंपनी से फॉर एग्जांपल 1000 रुपये के शेयर खरीदे एग्जांपल के तौर पर, ठीक है बच्चों, और वो पार्टली पेड है भी, और उसने ना बी से कुछ लोन लिया था, ठीक है, जो चुका नहीं पा रहा था वो। तो ए ने बोला कंपनी को कि मैं अपने शेयर बी के नाम करना चाहता हूँ, तो जो भी डिविडेंड मिलेगा मेरे नाम पर, जो डिविडेंड आने वाला होगा वो आप किसको ट्रांसफ़र कर देना? बी को। और प्रॉब्लम ऐसी है कि वो पार्टली पेड शेयर है, मतलब अभी तक इसने 500 रुपये पे किया है, तो मतलब बी के पास 500 रुपये की लाइबिलिटी भी आएगी, कपल्ड विथ लाइबिलिटी। तो फिर ये असाइनमेंट कैसे हुआ? यानी यहाँ पहले बेचारा वो 500 रुपये पे करे, फिर वो डिविडेंड का हकदार होगा। ये असाइनमेंट में नहीं होगा, ऐसा असाइनमेंट नहीं माना जाता। असाइनमेंट कब होता? जल्दी बोलो, असाइनमेंट कब होता? जब वो पूरे 1000 रुपये पे कर चुका होता और सिर्फ क्या ट्रांसफ़र करता? अपना डिविडेंड। किसको? अपने क्रेडिटर को। कौन? ए। शेयर्स भी प्लेज होते हैं ना, एक्चुअली गिरवी रखे जाते हैं, इसलिए एग्जांपल देना ज़रूरी था। समझा मेरे बच्चों? अगर ऐसा कोई असाइनमेंट जो लाइबिलिटी से कपल्ड है, रिलेटेड है, साथ साथ आ रहा है, तो उसे असाइनमेंट नहीं बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर? पक्का समझा? ठीक है, ओके। अरे समझा कि नहीं भाई? हाँ नहीं तो बोलो, अपने मन में ही बोलो, जोर के बोलो तो मुझे अच्छा लगेगा। पक्का? एक एक वर्ड जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना, अच्छे से सुनना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? अ डेटर कैन नॉट रिलीव हिमसेल्फ ऑफ हिज लाइबिलिटी टू क्रेडिटर बाय असाइनिंग टू समवन एल्स हिज ऑब्लिगेशन। अरे तुम्हारा पैसा कोई और दे रहा है तो तुम थोड़ी ना लाइबिलिटी से रिलीव हो जाओगे, तुम पे लाइबिलिटीज असाइन होंगी। ठीक है भैया? अरे समझ में आ रहा है क्या? नीचे वाले एग्जाम्पल समझे, शेयर होल्डर वाला एग्जाम्पल समझा? ठीक है, असाइन का मतलब क्लियर हो गया आप लोगों को, असाइनमेंट और सक्सेशन का मतलब? पक्का?
क्वेश्चन आएगा तो समझ पाओगे। सक्सेशन में क्या बोलता है, डिजीज पर्सन होना ज़रूरी है, लीगल आयर्स को ऑटोमेटिकली स्टेट ट्रांसफ़र होंगी, और अगर मरे हुए व्यक्ति की कोई लाइबिलिटी होगी तो वो सिर्फ स्टेट की वैल्यू तक होगी, उससे ज़्यादा नहीं। हिंदू सक्सेशन एक्ट मैंने आपको बताया, अगर वो जीते जी कर रहा है तो फिर वो उसमें लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं और बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, मगर फिर वो हम उसे असाइनमेंट की श्रेणी में नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट्स बिटवीन द टू लिविंग पर्सन्स, नो कपल्ड विथ लाइबिलिटी, तो कोई भी लाइबिलिटी से कनेक्शन नहीं होगा। पक्का समझा। सक्सेशन वर्ड आया मतलब सक्सेसिव टू द जनरेशन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का आप लोगों को हम इसके पहले भी पढ़ाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लाइबिलिटी एक्सीड करेगी अगर स्टेट को तो पे करेंगे क्या, तो आपका आंसर होगा नो, नहीं, जितनी मिली है उतनी उसकी पर्सनल एसेट्स यूज़ नहीं होगी। और असाइनमेंट में लाइबिलिटी कपल्ड नहीं होती है, भूलना नहीं, लाइबिलिटी जुड़ी हुई नहीं हो सकती, सिर्फ बेनिफिट्स मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, सिर्फ बेनिफिट्स। पक्का समझा बच्चों। अरे हाँ या ना तो बोलो यार, तभी तो समझ में आएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, चलो ग्रेट, ख़त्म हो गया ये टॉपिक। छोड़ रहा टॉपिक था मगर मज़ेदार था। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ अभी, एक और, शेयर्स पढ़ते हो ना, शेयर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, तो उसमें जब आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करते हो किसी और को, है ना, तो वो आपको पैसे पे करता है, सुने, फिर उसको डिविडेंड मिलता है उसके बाद में, तो पैसे तो पे कर, उसकी लाइबिलिटी है ना आपको पैसे पे करना, तो वो असाइनमेंट में क्यों नहीं आता, क्योंकि उसको कपल्ड विथ लाइबिलिटी है। तुझे बेनिफिट मिलेगा मगर तुझे भी तो पहले पैसे पे करने पड़ेंगे ना, इसलिए उसे हम ट्रांसफरेबिलिटी कहते हैं, किसी प्रकार का असाइनमेंट नहीं कहते। ठीक है, क्लियर हुआ, समझा। और ये जो एग्जांपल दिया था मैंने आप लोगों को, ये एग्जांपल रिलेटेड था, किससे रिलेटेड था बच्चों, इसने इससे लोन लिया था ए ने बी से, डेफिनेटली उसको वापस तो करना था, बी को थोड़ा ना कुछ देना है बी को, तो उसने अपना डिविडेंड ट्रांसफ़र कर दिया। तो अगर डिविडेंड ट्रांसफ़र किया सिर्फ और फुल्ली पेड अप शेयर्स थे तो असाइनमेंट हुआ, क्योंकि डिविडेंड आएगा उसके नाम पर, है ना बच्चों, समझ में आए। और अगर पार्टली पेड शेयर्स होते तो फिर वो असाइनमेंट की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि लाइबिलिटी प्लस बेनिफिट्स होते, फिर वो असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, ओके, चलो ज़बरदस्त, ध्यान रखना है इसको, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, छोटे से टॉपिक है, याद रखने का है।